सार्वजनिक तौर पर दान चोरी का सबसे पहला आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। देखा जाए तो इस आरोप के बाद पूरी खलबली मच गई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि इन आरोपों पर बोलते हुए ट्रस्ट ने कहा कि समय समय पर इसकी ऑडिट होती है, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने एसआईटी बिठाई और अपने पिछले अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन का इंतजार करिए, एसआईटी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए। एसआईटी का गठन होने के बाद एसआईटी ने अयोध्या में आकर अपनी जांच शुरू की। इस जांच के दौरान तमाम कर्मचारियों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई। उसी पूछताछ के आधार पर ट्रस्ट ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। हालांकि उस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया, लेकिन एसआईटी ने उस जांच रिपोर्ट में एफआईआर को रिकमेंड किया था, एफआईआर की सिफारिश की थी, जिसके बाद इस केस में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जो नामजद थे। उसके बाद देखा जाए तो जांच अभी चल ही रही है, लेकिन उन 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें टिन्नू यादव का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि टिन्नू यादव चंपत राय के सहयोगी हुआ करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुवी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मामले पर 8 लोगों के खिलाफ इसी थाना राम जन्मभूमि में केस दर्ज किया गया है। ये 8 वो लोग हैं जो स्टेट बैंक के आउटसोर्सिंग गणना कर्मचारी थे, कुछ सेवादार हैं। उसमें चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव और उनको भतीजे मनीष यादव भी हैं। तो सब इस थाने में जो है गंभीर धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें आपराधिक साजिश, गबन, चोरी जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही एसआईटी भी जांच कर रही है और अब दान के साथ साथ चंदा भी जो है उसकी भी जांच हो रही है। और जो गंभीर आरोप लगे हैं वो जमीन घोटाले के लगे हैं, क्योंकि संजय सिंह ने भी अपना बयान दर्ज कराया है और लोग अभी बयान दर्ज हो सकते हैं कि किस तरह से ट्रस्ट ने अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सर्किल रेट से 10 गुना से अधिक उनको पेमेंट किया गया। तो कुल मिला के अब एसआईटी की जांच पर सभी की निगाहें हैं, चाहे वो साधु संत हों या राम भक्त हों। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जो अगली जो रिपोर्ट आएगी 15 दिन के अंदर उसमें क्या कुछ होता है। और इसके साथ ही साधु संतों ने भी मांग की है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल की गई है उसको सार्वजनिक किया जाए। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम जन्मभूमि थाना, अयोध्या। चंपत राय को आप पसंद कर सकते हैं या नापसंद, लेकिन उनकी सादगी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि पिछले 30 सालों से अयोध्या में एक कमरे में रहने वाले चंपत राय हमेशा धोती कुर्ता और एक चप्पल में नजर आते हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। 1991 में चंपत राय अयोध्या में यहाँ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर पहुंचे, जिसके बाद चंपत राय ने अयोध्या को अपना घर ही बना लिया। उसके बाद चंपत राय वापस लौटकर कभी नहीं गए। एक समय में अशोक सिंघल के सबसे खास रहे चंपत राय को जब कार सेवा शुरू हुई तो उसमें शामिल किया गया। दान चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस मामले में जो एसआईटी की जांच है अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में एसआईटी ये जांच जो है कंप्लीट करके शासन को सौंप देगी। उसके बाद चूंकि ये संभावित है कि इसमें कुछ और आरोपी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उसमें कुछ अज्ञात लोगों का भी नाम है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मामले में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी बचने नहीं चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुवी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। राम मंदिर में दान चोरी मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चलिए आपको अब समझाते हैं कि आखिर जो दान गिनती की प्रक्रिया होती थी वो क्या होती है। दरअसल 2 शिफ्ट में दान की गिनती की जाती है। जो पहली शिफ्ट होती थी वो सुबह 8 से 2 की होती थी, जो दूसरी शिफ्ट होती थी वो शाम
2 से रात 8 बजे की होती थी। दोनों ही शिफ्टों में एक निजी कंपनी के 20-20 कर्मचारियों को लगाया जाता था गिनती के लिए, और सख्त निगरानी के लिए पहले जो सीसीटीवी कैमरों की संख्या 6 थी उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। इसके अलावा जब गिनती की जाती थी उस वक्त जो कर्मचारी इस काम में लगे होते थे उनको बिना पॉकेट वाले कपड़े पहनकर अंदर जाने होते थे। अंदर जाते समय उनकी तलाशी ली जाती थी, बाहर निकलने के बाद उनकी तलाशी ली जाती थी। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया थी वो इतनी सख्त थी कि चोरी करना काफ़ी कठिन था। उसके बावजूद दान में गड़बड़ी हुई, यही एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों की माने तो मेगा तैयारी पार्टी ने की है और 6 सूत्रीय फॉर्मूला बनाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना शुरू भी कर दी है। पार्टी चाहती है कि इस बार किसी तरह की चूक न हो और कम से कम 325 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिले। जो 6 सूत्रीय फार्मूला तय किए गए हैं उसमें मैन मार्किंग से लेकर डेटा एनालिसिस तक को शामिल किया गया है। साथ ही सामाजिक समीकरण कैसे बने, क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधा जाए, उसके बाद हर मतदाता तक कैसे पहुंचे और उसका डेटा कैसे रखें और उन्हें कैसे कन्विंस करें, यानी पार्टी के पक्ष में उसे कैसे लाएं। इस तरीके के 6 फार्मूले बीजेपी के रणनीतिकारों ने बनाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बूथ लेवल से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक हर स्तर पर डेटा की जांच की जाएगी। जो भी जानकारी नीचे से आएगी उसको हर स्तर पर चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा और फिर अंतिम रिपोर्ट बना करके ही केंद्र को दी जाएगी, ताकि हर सीट पर ये साफ रहे कि स्थिति क्या है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर ट्रेंड करने की भी तैयारी की गई है कि चुनाव के दरमियान उन्हें कैसे काम करना है। इसके साथ ही बिल्कुल अलग हट के रणनीति है कि जो अभी तक का संगठन है और जो कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम सारे ऐसे मतदाता हैं जो बीजेपी के हैं और चिन्हित हैं, तो मतदाताओं को कैसे कार्यकर्ताओं की तरह उनका उपयोग किया जाए, इसको लेकर के भी बीजेपी के रणनीतिकारों ने एक बड़ी तैयारी की है, ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं कोई कमी न रह जाए और उसके पहले ही सारे संगठन के ढीले पेच टाइट हो जाएं। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ परिचय हुआ और आने वाले समय में किस तरह से काम किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी इस बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान बाद में बैठक खत्म होने के बाद पंकज चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने कहा कि ये हमारी नई टीम है, इसमें हमने सभी वर्गों को शामिल किया है। पश्चिम से लेकर पूरब तक हर उस समीकरण को साधने की कोशिश की गई है जो बेहद ज़रूरी था। युवाओं को इसमें खास जगह दी गई है, क्योंकि युवा ही अब देश की कमान संभालेंगे, तो पार्टी में भी युवा चेहरों की ज़रूरत थी। पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि विपक्ष दरअसल हरदम सवाल खड़े करता है और यही उसका काम है, जबकि राम मंदिर मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसी के आधार पर एफआईआर कायम की गई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही नहीं, पंकज चौधरी ने यह कहा कि नई टीम अब 2027 के चुनाव में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और 2027 का जो चुनाव है अब बेहद नज़दीक है और ऐसे में अब जो नई टीम होगी उसके साथ मिलकर वो आगे अपना अभियान बढ़ाते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बरेली के सेंट्रल जेल से फरार कैदी दिनेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 22 तारीख को दिनेश जो था जो सुरक्षाकर्मी थे उनको चकमा देकर फरार हो गया था और लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सटीक सूचना मिली और थाना इज्जत नगर क्षेत्र के जो पीलीभीत बाईपास है वहाँ पर वो चौराहे की तरफ जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जो आरोपी था उसकी घेराबंदी कर दी। जब उसको रुकने के लिए कहा गया
कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। अपने आप को सरेंडर करने की बजाय जो दिनेश था, जो आरोपी था, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये पास्को एक्ट समेत तमाम गंभीर धाराओं में इस पे मुकदमे दर्ज थे और ये उनमें सजा काट रहा था। बरेली की सेंट्रल जेल में ये बंद था और 22 तारीख को सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर ये फरार हो गया था और इसके फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन जो थे इसकी सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। टीमें गठित की जा चुकी थी और ये इसकी जैसी मुखबिर की सूचना मिली तो इस पुलिस ने इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और राहत की सांस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर राजधानी लखनऊ में अवैध कॉमर्शियल गतिविधि चला रही इमारतों के मालिकों को चेतावनी दी है और 126 इमारतें सील की है। वहीं 160 से ज़्यादा लोगों को नोटिस सर्व की है। दरअसल ये ऐसी इमारतें हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं बनी है या फिर इनमें फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है या फिर बेसमेंट में कोई गतिविधि चल रही है। दरअसल अलीगंज में आग लगने के बाद 15 लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा सरकार ने तय किया था कि अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में भी इस अभियान की शुरुआत हुई और ऐसी इमारतें जिनमें दुर्घटना हो सकती है, जिनमें फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है या जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानक हैं उनके अनुरूप नहीं बनी है, उनकी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसी इमारतें जिनमें थोड़े बहुत बदलाव की आवश्यकता थी उन्हें नोटिस दिया गया है। अगर तय समय में वो अपने निर्माण या फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि ये अभियान अभी जारी रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद अब प्रदेश भर में तमाम ऐसे कोचिंग सेंटरों को चिन्हित किया जा रहा है जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 22 में मैं मौजूद हूँ। चौड़ा रघुनाथपुर की तस्वीर आपको दिखाऊं। एक तरफ तो कार्रवाई चल रही है जिसमें अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग, उसके अलावा नोएडा पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अभी तक 92 संस्थानों की जाँच की जा चुकी है। उसी बीच कुछ कोचिंग सेंटर्स द्वारा अपने बैनर, बोर्ड और जो भी होर्डिंग लगाए गए थे पहचान के लिए वो सब हटा दिए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हटा दिए गए ताकि जो जांच है उस जांच से बच सकें। ये डर देखा जा रहा है नियमों के विरुद्ध चलने वाले तमाम कोचिंग संस्थानों पर। एक तरफ एजुकेशन देने की बात इनकी तरफ से की जाती है, दूसरी तरफ नियमों के विरुद्ध तमाम कोचिंग सेंटर्स का संचालन नोएडा के अंदर किया जा रहा है। अभी तक की अगर जाँच की बात की जाए तो 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। उसके अलावा 26 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिया गया है जहां नियमों की अनदेखी की जा रही थी और अभी तक की जांच में 92 कोचिंग सेंटर चेक किए गए हैं। और ये जो तस्वीर है सेक्टर 22 की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कोचिंग संस्थान हैं उनमें काम किया जा रहा है। फिलहाल जो प्रशासन है या शिक्षा विभाग है उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी नियमों के विरुद्ध चलने वाले कोचिंग संस्थान हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एस शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। साइबर फ्रॉड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त हम हैं। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के रहने वाले राम प्रकाश जो कि एक सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 84 है और बैंक से रिटायर्ड हैं। उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ और साइबर फ्रॉड 2,19,73,000 रुपये का साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उनके साथ इस साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया। 5 बार में पैसों का ट्रांजैक्शन कराया गया। जब उनको लगा कि उनके साथ ठगी की गई है उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है, साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम साइबर स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार इस पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और जो पीड़ित हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका पैसा वापस कराया जाए, क्योंकि उनको जो कॉल रिसीव हुआ था व्हाट्सएप पर, पहले उनको ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं और दिल्ली पुलिस के बाद उनको कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग उनके अकाउंट से की गई है 6 करोड़ से ज़्यादा की और उस पूरे मामले में उनको कॉपरेट करना होगा, किसी को बताना नहीं होगा, पूरे सीक्रेट तरीके से ये सारी चीज़ें होनी हैं। और उनको डिजिटल अरेस्ट करने के बाद तकरीबन 8 घंटे वो डिजिटल अरेस्ट किए गए और इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यानी उनके अकाउंट से 5 बार में ट्रांजैक्शन कराया गया अलग अलग अकाउंट्स के अंदर और टोटल 2 करोड़
19,73,000 रुपए का जो अमाउंट था उनके अकाउंट से निकलवा लिया गया। हालांकि ये बात उनसे कही गई कि जब आप कॉपरेट कर लेंगे तो बाद में ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने जो नंबर से उनको कॉल आ रही थी उन पर कॉल किया तो किसी भी नंबर से कॉल का जवाब नहीं दिया गया। तब उनको एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। लेकिन इस मामले में अब साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो अमाउंट है उसे भी फ्रीज कराने की बात कही जा रही है। दरअसल ये मामले रुक नहीं रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर तेजी के साथ साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है ताकि इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। शामली पुलिस और बदमाशों में भारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मेहताब मारा गया। मृतक बदमाश पर पहले से 34 मुकदमे दर्ज हैं। मृतक बदमाश रंगदारी, फिरौती, मर्डर आदि मुकदमों पर वांछित चल रहा था। कल शाम मृतक बदमाश ने एक मोबाइल की लूट की, जिसके बाद आदर्श मंडी थाना पुलिस, कांदला सीओ पुलिस बदमाश की घेराबंदी की। बदमाश की घेराबंदी के बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मृतक बदमाश को गोली लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने मृतक बदमाश को जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है यह मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था, जो पिछले कई वर्षों से इधर उधर अपना पनाह देता हुआ घूम रहा था, जिसके पास से एक कार्बाइन, एक 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुलिस के हाथ एक और अहम सबूत लगा है। ये सबूत है उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज, जहां हत्या से एक दिन पहले इस पूरी हत्या की साजिश रची गई थी। इस वक्त हम उसी कैफे के बाहर मौजूद हैं। पुणे में ये एक बेहद ही पॉश कैफे है, जहां पर सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मुलाकात की थी हत्या की साजिश रचने से एक दिन पहले, यानी 18 जून को इस हत्या को अंजाम दिया गया और 17 जून की शाम करीब 4:30 बजे बताया जाता है कि चेतन और सिया यहाँ पर पहुँचे थे। करीब 1 घंटे तक ये यहाँ पर बैठे हुए थे और 5:30 बजे वो यहाँ से बाहर निकले थे। पुलिस को शक है कि इसी कैफे में हत्या की साजिश की पूरी नींव रखी गई। यहीं पर इन्होंने पूरी प्लानिंग की और फिर अगले दिन केतन अग्रवाल की लोहगढ़ के पहाड़ों में उसे लोहगढ़ के किले पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। पुलिस ने उस डीवीआर को बरामद कर लिया है, उसे जब्त कर लिया है, जिसमें ये फुटेज स्टोर था। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को ये जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, ये एक बड़ा पुलिस इसे एक बड़े सबूत के तौर पर देख रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस के हाथ अलग अलग सबूत लग रहे हैं। मामले में अलग अलग नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा पहुंचेंगे और नोएडा पहुंचने के बाद नोएडा प्राधिकरण के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। नए दफ्तर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो सेक्टर 96 में बना हुआ है दफ्तर। नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बना हुआ है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने के दौरान महामाया फ्लाईओवर से थोड़ा आगे सेक्टर 96 में इस नए दफ्तर को बनाया गया है। इसकी अगर लागत की बात की जाए तो 390 करोड़ रुपये में इस दफ्तर को बनाया गया और इसके बनने में अगर समय की बात की जाए तो 2016 में शुरुआत हुई थी इसके निर्माण की। जो निर्माण
करने वाली पहली कंपनी थी, उसकी लापरवाही के चलते उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था। बीच में कोविड काल भी आया, काम प्रभावित रहा, लेकिन 10 साल के इंतजार के बाद अब ये दफ्तर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री के आने को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं तो इन पूरे रोड को आप देखेंगे चमकाया जा रहा है। यहाँ पर पानी से तमाम जो गमले लगाए गए हैं, जो यहाँ पर टाइल्स हैं, उन सबको धोने का काम किया जा रहा है। पेंट यहाँ पर किया गया है। जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण भी किया गया है, क्योंकि दफ्तर के ठीक सामने अंडरपास भी बना हुआ है। ऐसे में अंडरपास की जो बाउंड्री है, ग्रिल है, उन सबको चमकाया गया है, लाइटों को दुरुस्त किया जा रहा है और तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार नोएडा प्राधिकरण के अफसरों के द्वारा की जा रही है। और कल मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आने के बाद इस दफ्तर का जब उद्घाटन करेंगे तो प्राधिकरण के जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग, अगर अभी बात की जाए तो उद्यान विभाग सेक्टर 39 में चलता है, वहीं अलग अलग वर्ग सर्कल के अलग अलग सेक्टरों में दफ्तर खुले हुए, सेक्टर 20, सेक्टर 19, अलग अलग जगहों पर लोगों को जाना पड़ता था अपना काम कराने के लिए। लेकिन अब नया दफ्तर शुरू होने के बाद, एक ही इमारत में आने के बाद जो नोएडा शहर के लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान होगा और सभी अधिकारियों से एक ही इमारत में मिल सकेंगे। फिलहाल अब दफ्तर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से नोएडा प्राधिकरण का नया पता सेक्टर 96 नोएडा का दफ्तर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंदो गांव में खुलेआम दबंगों की गुंडई देखने को मिली। इस गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 13वीं कार्यक्रम में दबंगों ने न केवल पथराव किया बल्कि लाठी डंडे लेकर एक पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़े। इस मारपीट में पिता पुत्र यानी कि पन्नालाल और बबलू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके परिवार के 2 अन्य सदस्य भी घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रिफर किया गया, जहां उन्हें भर्ती का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले की शिकायत थाने में करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि परिवार में 13वीं का कर रहा था, तभी दबंग किसी बात को लेकर भड़क उठे। शराब के नशे में पहुंचे दबंगों ने दिखाते हुए पूरे परिवार पर पत्थरों से हमला कर दिया और एक के बाद एक पत्थरबाजी करते हुए लाठी डंडा लेकर टूट पड़े हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रहे हैं, जिसके आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प है कि जिस तरीके से दबंग बेखौफ हो चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं। यही वजह है कि उन्होंने खुलेआम दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। इरफान पठान, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।